बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 46 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 47 मुलाहिज़ा फरमाएं। ठीक है, हम थोड़ी देर में तैयार हो जाते हैं, मैंने कहा। मैंने दरवाज़ा भीड़ दिया और कल्पना को जगा दिया। 1 घंटे बाद हम उस शख्स के सामने मौजूद थे जिसे वडेरा कहा गया था। वो लंबे कद का एक भारी भरकम आदमी था, टूथब्रश टाइप की भारी मूंछें, सफेद उजले कपड़े, कंधे पर फैली हुई हिरक और पैरों में तिले के खुसे। और उसने सरसरी अंदाज में मेरी तरफ देखा और फिर कल्पना पर नजरें जमा दी। मैंने खांस कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो साईं? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। कराची, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। अगर तुम लोग बस में सफर करोगे तो पुलिस जगह जगह तंग करेगी, और फिर तुम्हारे साथ ये छोकरी भी तो है ना, उसने कहते हुए कल्पना की तरफ देखा। मैं 1 घंटे बाद कराची जा रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चले चलो। बेहतर है जी, लेकिन मैं कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? उसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। हमारे पास रोकड़ा नहीं है जी, अगर आप ये बिकवा दें तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मैंने जेब से सोने की एक चेन निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। वो चंद लम्हे चेन को देखता रहा, उसे अंगूठे के नाखून पर रगड़ा। खालिस सोने की है जी, इसमें जरा भी खोट नहीं, मैंने कहा। मैंने देख लिया है, क्या लोगे? उसने पूछा। जो मुनासिब हो, मैंने जवाब दिया। उसने एक बार फिर चेन को उलट पलट कर देखा, फिर जेब से 3000 रुपए निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने खामोशी से वो रकम ले ली। मुझे पाकिस्तानी करेंसी की जरूरत थी, इसलिए मैंने कोई भाव नहीं किया। हालांकि मेरे हिसाब से वो चेन 8000 से कम नहीं थी। तुम लोग नाश्ता वगैरह कर लो, हम 1 घंटे बाद यहाँ से चलेंगे, वडेरे ने कहा और अपने एक मुलाजिम को इशारा किया। वो मुलाजिम हमें एक और कमरे में ले आया। यहाँ फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, वो मैं बिठाकर बाहर चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं और कल्पना नाश्ता कर रहे थे। उस वक्त 8:30 बजने वाले थे। 9 बजे के करीब हम कराची के लिए रवाना हो गए। पजेरो बड़ी शानदार और एयर कंडीशन थी। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एक गनमैन बैठा हुआ था। उससे पिछली सीट पर वडेरा और आखिरी सीट पर हमें बिठा दिया गया था। आखिर में सामान रखने की जगह पर एक वाटर कूलर भी रख लिया गया था। ये इलाका भी रेगिस्तानी था, कहीं कहीं सब्जा था, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी और छोटी छोटी बस्तियां थी। मैं राजस्थान में ये अंदाजा लगा चुका था कि रेगिस्तान में रहने वालों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। हम रहीम बाजार, बदीन, गड़ी जट्टी, सजावल और ठट्ठा से होते हुए शाम के करीब कराची पहुंच गए। तुम लोगों को कहाँ जाना है? वडेरे ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते हुए कहा। जहाँ कहो उतार देंगे। किसी होटल के सामने उतार दें जनाब, मैंने जवाब दिया। होटल में ठहरोगे इस छोकरी के साथ? उसने मुझे घूरा। कोई रिश्तेदार है? कोई जानने वाला नहीं है यहाँ? नहीं जनाब, हम पहली मर्तबा यहाँ आए हैं, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, ना कोई हमें जानता है, मैंने जवाब दिया। कराची बड़ा जालिम शहर है, वडेरे ने कहा। तुम अकेले होते तो मुझे परवाह ना होती, लेकिन इस छोकरी के साथ मैं तुम्हें किसी होटल में नहीं रहने दूंगा। तो फिर हम क्या करें? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। ये क्या लगती है तुम्हारी? उसने पूछा। मेरी पत्नी है जी, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। तो फिर ऐसा है कि? उसने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। कराची में मेरा बंगला है गुलशन इकबाल में, कई कमरे हैं। मैं एक कमरा तुम लोगों को दे दूंगा, जब तक चाहो वहां रह लेना मेरे मेहमान बनकर, और ये भी रख लो अपने पास, किसी और वक्त काम आ जाएगी। उसने जेब से चेन निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। नहीं जनाब, ये मैं आपके हाथ बेच चुका हूँ, अगर आप इसे वापस करेंगे तो आपको अपने पैसे भी वापस लेने होंगे, मैंने कहा। अच्छा भाई अच्छा, वगैरह सांस लेते हुए बोला। चेन उसने दोबारा जेब में रख ली थी। तुम नाराज तो नहीं होने लगे? हमारा मेहमान बनना भी मंजूर है या नहीं? जब तक कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता, आपकी मेहमान नवाजी और मेहरबानियों से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे, मैंने जवाब दिया। गुज़िश्ता रात से अब तक वडेरे ने हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा था और अब वो हमारे बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था, और मैंने बिला तकल्लुफ उसे सब कुछ बता दिया। अब मैं पाकिस्तान में था और मेरे दिल में कोई खौफ नहीं रहा था। ओह, मेरी दास्तान सुनकर वो उछल पड़ा। तुम तो हीरो हो, हीरो। बात यह है साईं के हिंदुस्तानी स्मगलरों से मेरे ताल्लुकात जरूर हैं, वो हमारा कारोबार है, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है। हमने जैसलमेर वाले कैंप की तबाही के बारे में सुना था और हम खुश हुए थे। अब तुम अमन की सरजमीन पर आ गए हो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। तुमसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई। अब तुम और कहीं नहीं जाओगे। मेरा घर तुम्हारे लिए हाजिर है शमरोज साईं। पाकिस्तान के लोग भी कश्मीरियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। कराची वालों को जब पता चलेगा कि तुम कौन हो तो वो तुम्हारे जुलूस निकाल देंगे, तुम्हें कंधों पर बिठा लेंगे। 1-2 रोज आराम कर लो साईं, फिर देखना मैं तुम्हारे कितने जुलूस निकालता हूँ।
वडेरा नवाज़ अली इस तरह खुश हो रहा था जैसे उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। उसके बाद तो वो मेरे बारे में बातें करता रहा और फिर उसने वो सवाल भी कर डाला जिसके बारे में मैं बहुत देर से सोच रहा था। शमरोज साईं, इस छोकरी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन अब ये बात साफ हो गई कि ना तो तुम हिंदू हो और ना ही ये तुम्हारी पत्नी हो सकती है। अगर मेरी उलझन दूर कर दो तो। नवाज़ अली साहब, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, हिंदुओं में सीता जैसी लड़की भी थी जिसने मेरी खातिर अपनी जान दे दी, और ये कल्पना भी है जो मेरी खातिर अपना सब कुछ छोड़ आई है। हमने एक दूसरे को अपनाने का फैसला कर लिया है। ओह, वडेरे नवाज़ अली के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तो फिर यूं कहो ना कि ये लड़की हमारी बेटी हुई और इसका नाम कल्पना नहीं जुलेखा है। उसने पीछे झुककर कल्पना के सर पर हाथ फेरा और फिर वही चेन जेब से निकालकर कल्पना के हाथ में दे दी। जुलेखा बेटी, इस वक्त तो मेरी तरफ से ये सलामी कबूल कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। कल्पना ने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। ले लो भाई, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। इन्हें ये जंजीरें वापस करना थी, इन्हें ये जंजीर वापस करना थी, सो कर दी। वडेरे नवाज़ अली ने हल्का सा कहका लगाया। पजारू मुख्तलिफ सड़कों पर होती हुई गुलशन इकबाल के ब्लॉक 6 में दाखिल होकर एक बंगले के गेट के सामने रुक गई। हरन बजाने पर एक अधेड़ उम्र आदमी ने गेट खोल दिया और पजारू अंदर दाखिल होकर बरामदे के सामने रुक गई। ये खासा बड़ा बंगला था, वसी और बहुत खूबसूरत लान था। कोठी 2 मंजिला थी, ऊपर जाने के लिए अंदर ही से जीना था। उस बूढ़े मुलाजिम का नाम आचर था, या उसके साथ उसकी बीवी खजूरी भी थी। आचर को मालूम था कि वडेरा नवाज़ अली आज आने वाला है। उसने खाना तैयार कर रखा था। बंगले में फर्नीचर भी बहुत शानदार था। वडेरा नवाज़ अली कल्पना का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गया। मैं भी उनके साथ ही था। कमरे में लंबे चौड़े वार्डरोब और दूसरी चीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये किसी खास खातून का कमरा था। वार्डरूम में हैंगरों पर बड़े शानदार जनाना मलबूसात टंगे हुए थे। बेटी जुलेखा, ये कमरा और इसकी हर चीज आज से तुम्हारी है। ये वार्डरूम है और वो बाथरूम का दरवाजा। जो लिबास तुम्हें पसंद हो नहा कर पहन लो। हम 1 घंटे बाद खाने की मेज पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। वडेरे नवाज़ अली ने कहा और मुझे दूसरे कमरे में ले आया। ये फिलहाल तुम्हारा कमरा है, तुम भी नहा कर तैयार हो जाओ। वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकल गया। मैं चांदला में खड़ा हैरत से उसके बारे में सोचता रहा, फिर दरवाजा बंद कर लिया, थैला कंधे से उतार कर बेड पर रखा और अपने कपड़े निकालने लगा। 1 घंटे बाद हम तीनों खाने की मेज पर बैठे हुए थे। कल्पना ने नेवी ब्लू रंग का शलवार सूट पहन रखा था। उस रंग का दुपट्टा भी गले की जीनत बना हुआ था। इस लिबास में वो बेहद हसीन लग रही थी। खाने के दौरान ज्यादातर खामोशी ही रही। ताम वडेरा नवाज़ अली बार बार कल्पना की तरफ देख रहा था और हर बार कोई ना कोई डिश उठाकर उसके सामने रख देता और बड़े इसरार से उसे हर डिश में से कुछ न कुछ लेने पर मजबूर करता रहा। खाने के बाद हम लॉन्ज में बैठकर चाय के दौरान बातें करने लगे। वडेरा कल्पना को जुलेखा कहकर ही पुकार रहा था और बिलाकर जब मैंने उस नाम के हवाले से एक सवाल किया तो वो गोया फट पड़ा। ये इंकिशाफ मेरे लिए बड़ा दिलचस्प हुआ कि जुलेखा उसकी बेटी का नाम था, जो कराची के एक कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी और 1 साल पहले इस शहर में कार के एक हादसे में जान बहक हो गई थी। और अब बात मेरी समझ में आ गई कि वो कल्पना को बार बार इस तरह क्यों देख रहा था। उसे कल्पना में अपनी जुलेखा की झलक नजर आ रही थी। वो कमरा भी जुलेखा का था जिसकी हर चीज उसने कल्पना के हवाले कर दी थी। मैंने अपनी हवेली में कल्पना को देखते ही फैसला कर लिया था कि तुम लोगों को अपनी गाड़ी पर कराची ले जाऊंगा और तुम्हारा घर देख लूंगा और बाद में किसी न किसी बहाने तुम लोगों से राब्ता रखूंगा। वडेरा नवाज़ अली कह रहा था, लेकिन रास्ते में तुमने जो इंकशाफात किए उससे मुझे अपनी दिल की बात कहने का मौका मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी बेटी मिल गई है और एक ऐसा शख्स जिसकी दोस्ती पर मैं फख्र कर सकता हूँ। हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही हमें आप जैसा मुरब्बी मिल गया। मैंने कहा। हम रात के तकरीबन 2 बजे तक बातें करते रहे और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गया और सुबह 10 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुल सकी थी। कल्पना भी अपने कमरे में सो रही थी और वडेरा नवाज़ अली कहीं जा चुका था। हमने नाश्ता किया और वडेरा 12 बजे के करीब वापस आ गया और फिर उसका ज्यादा वक्त मुख्तलिफ लोगों से टेलीफोन पर बातें करते हुए ही गुजरा। 4 बजे के करीब कुछ लोग आ गए जिन्होंने कुछ ऐसी तैयारियां शुरू कर दी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे कोई दावत होने वाली हो। लान के आधे हिस्से में एक मुख्तसर सा स्टेज बना दिया गया था जिसके सामने कई कुर्सियां कितार दर कितार रख दी गई थी, जबकि लान के बाकी हिस्से में मेजें लगाकर उन पर क्राकरी सजाई जा रही थी। रोशनी का भी माकूल इंतजाम किया जा रहा था। 6:30 बजे मेहमान आना शुरू हो गए।
वडेरे नवाज़िश अली ने मुझे और कल्पना को एक कमरे तक महदूद कर दिया था और खुद बाहर जाकर मेहमानों का इस्तकबाल करने लगा। और फिर जब 7 बजे के करीब वो हम दोनों को बाहर लेकर आया तो मेरी आंखों में वहशत सी भर गई। लान में दर्जनों प्रेस रिपोर्टर मौजूद थे, कई फोटोग्राफर थे और निस्फ दर्जन से ज्यादा टीवी कैमरे मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए थे। रिपोर्टरों और फोटोग्राफर्स में मुकामी भी थे और गैर मुल्की भी। हम जैसे ही बरामदे में निकले कैमरों के फ्लैश लाइट्स चमकने लगी और टीवी कैमरों के रुख हमारी तरफ हो गए। मैं और कल्पना बुरी तरह बदहवास हो गए। वडेरा नवाज़िश अली हमें स्टेज पर ले आया जहां 3 कुर्सियां रखी हुई थी। 2 कुर्सियों पर हम बैठ गए और तीसरी कुर्सी पर वडेरा विराजमान हो गया। काफी देर तक कैमरों की फ्लैश लाइट्स बिजली के कूंदे की तरह चमकती रहीं और फिर वडेरा नवाज़िश अली उन सब लोगों से मेरा तारुफ कराने लगा। मैंने उसे जो कुछ अपने बारे में बताया था वो उसने रिपोर्टरों को बता दिया और फिर रिपोर्टर मुझसे सवालात करने लगे। बाद गैर मुल्की रिपोर्टर्स मुझे तारीखों के हवाले दे देकर कश्मीर के उन वाकयात के बारे में पूछते रहे जो मेरे नाम से मंसूब थे। मैं उन्हें तफसील से सब कुछ बता रहा था। सीता के बारे में भी कई सवालात किए गए। मैंने उन सवालों के जवाब भी बड़े इत्मीनान बख्श तरीके से दिए। जैसलमेर कैंप की तबाही के बारे में बहुत से सवालात किए गए और मैं उनके भी जवाब देता रहा। 1 घंटे बाद ये सिलसिला खत्म हो गया। टीवी चैनल के नुमाइंदे तो फौरन ही भाग खड़े हुए। अखबारात के रिपोर्टर्स मेज के गिर्द खड़े नावनोशी के दौरान मुझसे और कल्पना से मुख्तलिफ सवालात करते रहे। 9 बजे हम लाउंज में टीवी के सामने बैठे थे और फिर खबरनामे में टीवी स्क्रीन पर अपने आप को देखकर मैं उछल पड़ा। कश्मीर के हवाले से वजीर आजम के एक बयान के बाद हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई नशर की जा रही थी। वडीरा नवाज़िश अली चैनल तब्दील करता रहा। हर चैनल के न्यूज बुलेटिन में मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी शख्सियत इस कदर अहम हो गई, लेकिन वो हकीकत मेरे सामने थी जिसे जुठलाया नहीं जा सकता था। वडीरा नवाज़िश अली उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। कल्पना सोफे पर मेरे साथ जुड़कर बैठी हुई थी। अपने आप को टीवी पर देखकर उसके चेहरे पर भी सिनसनी के तासरात उभर आए थे। इंटरव्यू के दौरान बाद रिपोर्टरों ने उससे चंद सवालात पूछे थे, लेकिन वो ज्यादातर खामोशी रही थी। कश्मीर के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। अलबत्ता खुद उसके साथ जो कुछ हुआ था या जैसलमेर ने उसने राह के जुल्मो सितम के जो मुजाहरे देखे थे उनके बारे में उसने बहुत कुछ बताया था। कल्पना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी में कभी इस तरह उसकी पजीराई होगी या इस तरह वो टीवी पर आएगी। और अब वो अपने आप को टीवी की स्क्रीन पर देखकर बहुत खुश हो रही थी। लेकिन मैं इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं था। मैं जानता था कि पाकिस्तान में भी भारतीय इंटेलिजेंस के एजेंट मौजूद थे जो मुख्तलिफ शहरों में बम धमाकों और तकरीबकारी की दीगर वारदातों के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे थे। उन भारतीय एजेंटों का ज्यादातर जोर कराची में था, जहां आए दिन दहशतगर्दी की वारदातें होती रहती थी। बाद एजेंट पकड़े जाते और बाद इंसानों के उस जंगल में गायब हो जाते। मैं टीवी पर आ गया था और मुझे तशवीश ये थी कि भारतीय एजेंटों को भी ज़ाहिर पता चल गया होगा और यकीनन वो खामोश नहीं बैठेंगे। मैंने कल्पना के सामने अपने इन खदशात का इजहार नहीं किया, लेकिन 11 बजे के करीब वडेरा नवाज़िश अली वापस आया तो मैंने उसे अपनी तशवीश से आगाह किया। मैं जानता हूँ साईं, वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे एक गलती तो हो गई लेकिन मैंने इसका भी बंदोबस्त कर लिया है। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर मुझे पता चल गया कि उसने क्या बंदोबस्त किया था। तकरीबन आधे घंटे बाद एक गाड़ी कोठी के सामने आकर रुकी। वडीरा नवाज़िश अली उठकर गेट से बाहर चला गया और मैं भी बरामदे में आकर खड़ा हो गया। वो सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में मलबूस 4 लंबे तड़ंगे आदमी थे। वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी से आए थे। चारों के होलिस्टर में पिस्तौल नजर आ रहे थे। उनके साथ 5वां आदमी सादा लिबास में था। वो शायद उस सिक्योरिटी एजेंसी का कोई अफीसर था। उसने घूम फिर कर कोठी का जायजा लिया और उन चारों गार्ड्स को इस तरह मुतय्यन कर दिया कि उनकी नजरों में आए बगैर कोई गैर मुतल्लक शख्स उस कोठी के करीब नहीं फटक सकता था। उनमें से 2 की ड्यूटी तो कोठी के मरकजी गेट पर लगा दी गई थी। एक को ऊपर की मंजिल पर सामने के रुख पर तैनात किया गया था और एक की ड्यूटी कोठी के पिछले हिस्से पर लगा दी गई थी ताकि पिछली गली पर भी निगाह रखी जा सके। ये कोठी की हिफाजत का बेहतरीन इंतजाम था। कोई गैर मुतल्लक शख्स कोठी में दाखिल नहीं हो सकता था। वडेरा नवाज़िश अली उस इंतजाम से मुतमईन था, लेकिन मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं था। ये सिक्योरिटी गार्ड अगरचे रिटायर्ड फौजी थे और बड़े चाकोचौबंद नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय इंटेलिजेंस के एजेंट थे जिन्हें इस किस्म की सूरत-ए-हाल से निपटने की खुसूसी तरबियत दी गई थी और मुझे उनका अच्छा खासा तजर्बा भी था। न जाने क्या बात थी कि इन इंतजामात के बावजूद भी मेरी तशवीश कम नहीं हुई थी। वो रात तो खैरियत से गुजर गई।
अगले रोज सुबह सवेरे ही वडेरा नवाज़ अली ने अपने नौकर आचर को भेजकर कई अखबारात मंगवा लिए। टीवी की तरह अखबारात ने भी हमारे बारे में खबरों को सबसे ज्यादा अहमियत दी थी। हर अखबार की हेडलाइन यही थी। हर अखबार के सफ़े अव्वल पर मेरी और कल्पना की तस्वीरें भी थी। बाज़ अखबारात ने वडेरा नवाज़ अली की तस्वीरें भी शाया कर दी थी। कल्पना अपनी तस्वीरें देख देख कर खुश होती रही। गुज़िश्ता रात टीवी पर खबर नशर होने के बाद कई लोगों के टेलीफोन आए थे और अब भी 8 बजे के बाद टेलीफोन कॉल का तांता बंद गया था। हालांकि सिर्फ एक अखबार ने वडेरे नवाज़ अली का फोन नंबर शाया किया था और अवाम को इतला दी थी कि कश्मीर के उस मुजाहिद आज़म से इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। बहुत से लोग मुझसे बात करना चाहते थे, कश्मीर में मेरी कार्रवाइयों पर मुझे मुबारकबाद देना चाहते थे। बहुत से लोग ये समझते थे कि मेरे साथ आने वाली लड़की कल्पना नहीं सीता है, जो कश्मीर और हिंदुस्तान में मेरे साथ सरगर्म रही थी और शायद बाद वजूहात की बिना पर उसका असल नाम नहीं छापा गया था। बहुत से लोग तो सिर्फ कल्पना ही से बात के ख्वाहिशमंद थे। उस रोज कई कश्मीरी रहनुमाओं के फोन भी आए थे जो कराची में अपनी तहरीक के सिलसिले में सरगर्म थे। ये सब लोग मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैं मसरूफियत का बहाना बनाकर उन्हें फिलहाल टालता रहा। मैं कोई लाएअमल तय किए बगैर किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता था। अलबत्ता मैं किसी ऐसे कश्मीरी रहनुमा से जरूर मिलना चाहता था जिसका ताल्लुक कश्मीर में भारतीय फौजियों के खिलाफ बरसरे पैकार उस पार्टी से हो जिसमें मैं भी वाबस्ता रह चुका था। 3-4 रोज गुजर गए। मैं अखबारात के जरिए सूरत-ए-हाल का जायजा लेता रहा। इसी दौरान मैं एक मरतबा भी कोठी से बाहर नहीं निकला था। अलबत्ता वडेरा नवाज़ अली एक मरतबा कल्पना को साथ ले गया था और तकरीबन 3 घंटों बाद वो वापस आए तो कल्पना ताइफ से लदी हुई थी। वार्ड रूम में अगरचे वडेरे की बेटी जुलेखा के मलबूसात भरे हुए थे, लेकिन उसने कल्पना को और भी कई जोड़े खरीद कर दिए थे। वडेरे नवाज़ अली के और भी कुछ रिश्तेदार कराची में रहाइश पजीर थे। वो लोग अक्सर मिलने के लिए आते रहते थे। उनकी खवातीन तो बस कल्पना को घेरे रहती थी। वो सब लोग उसे जुलेखा ही के नाम से पुकारते थे। कई रोज घर में बंद रहने के बाद बिलाखिर मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। मैंने उन कश्मीरी रहनुमाओं की एक फहरिस्त भी तैयार कर रखी थी जिनसे मैं मिलना चाहता था। कराची में लातादाद कश्मीरी आबाद थे। यहाँ मुख्तलिफ पार्टियों के दफ्तर भी थे, लेकिन मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि ये लोग सिर्फ बयानात की हद तक महदूद थे। यहाँ मेरी बाद ऐसे खुद साख्ता कश्मीरी लीडरों से भी मुलाकात हुई जो कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कश्मीर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उनके पास अपने कोई जराए नहीं थे। उनका इन्हिसार अखबार पर ही था। ताम पाकिस्तान की एक दीनी जमात जहाद कश्मीर के हवाले से बहुत ज्यादा सरगर्म थी। उस जमात के रहनुमा जलसों में अपने पुरजोश खताबात से लोगों के जमीर को झंझोड़ते रहते थे। यहाँ से मुजाहिदीन को भी कश्मीर के महाज पर जिहाद के लिए भेजते रहते थे और मुझे अफसोस इस बात का था कि महाज पर जाने वाले ये मुजाहिदीन कश्मीरी नहीं थे। वो पाकिस्तानी नौजवान थे जो हिंदुओं से बरसरे पैकार कश्मीरी मुजाहिदीन की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अपने घर बार और आराम व आसाइश छोड़कर जिहाद के लिए जाते थे। पाकिस्तान की यही दीनी जमात कश्मीरी मुजाहिदीन और मकबूजा कश्मीर से लूट पुट कर आने वाले मुजाहिदीन के लिए जरूरत का सामान जमा करके भी बेचती रहती थी, जबकि असल कश्मीरी बाशिंदों को ऐसे कामों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो तो चंदे जमा करके और बयानात के जरिए अपनी लीडरी चला रहे थे। 8-10 दिनों के दौरान कई ऐसे कश्मीरियों से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी जो वाकई ही किसी कश्मीरी तंजीम से ताल्लुक रखता हो। ये चंद रोज बड़े सुकून से गुजर गए थे। कोई गैर मामूली बात नहीं हुई थी। मैं बड़ी हद तक बेदार हो चुका था और कश्मीर की तरफ जाना चाहता था ताकि अपनी सरजमीन पर पहुंचकर अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए एक बार फिर सरगर्मे अमल हो सकूं। लेकिन वडेरे नवाज़ अली ने मुझे रोक रखा था कि मैं चंद रोज और आराम कर लूं। उस रात 2 मेहमान आए थे। वो दोनों कश्मीरी नहीं थे, लेकिन कश्मीरियों के हमदर्द जरूर थे। उन्होंने रात का खाना हमारे साथ खाया था। खाने के बाद कल्पना तो अपने कमरे में चली गई थी और हम लोग देर तक लाउंज में बैठे बातें करते रहे। उनमें रईस वोसबख्श नाम का एक शख्स वडेरे नवाज़ अली का दूर का रिश्तेदार भी होता था और दूसरा मकबूल अहमद उसका दोस्त था। रात 2 बजे के करीब जब वो लोग जाने लगे तो वडेरे नवाज़ अली ने उन्हें रोक लिया। आचर ने फौरन ही ऊपर आने वाले एक कमरे में उनके लिए बिस्तर दुरुस्त कर दिए थे। वो दोनों 2:30 बजे के करीब ऊपर अपने कमरे में चले गए। वडेरा नवाज़ अली भी अपने कमरे में चला गया। यहाँ आने के बाद कल्पना और मैं अलग अलग कमरों में सोते थे। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मैंने कल्पना के कमरे में झांका। नीली मध्यम रोशनी वाला नाइट बल्ब जल रहा था और कल्पना करवट के बल लेटी हुई थी। उसका चेहरा मेरी तरफ था और वो जाग रही थी। मुझे दरवाजे में देखकर वो उठ गई। मैं भी आगे बढ़ाया। क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने कहा। नहीं आ रही, कल्पना ने जवाब दिया। पता नहीं क्या बात है, अजीब सी वहशत है तारी हो रही है।